नमस्कार साथियों, कंटिन्यू करते हैं अपन अपने प्रैक्टिकल पोर्शंस को एक और नए हेडिंग के साथ में। सामने बोर्ड पर मेंशन देखिए उसे, ग्रिप्स एंड फंडल हाइट। ऑब्स्टैटिकल ग्रिप्स जिन्हें लियोपार्ड मैन्यूवर भी कहा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके साथ में फंडल हाइट को लेकर के आज का डिस्कशन अपन कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें आने वाले एमसीक्यूज, बनने वाली टर्म्स, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सबको देखेंगे अपन आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल से प्रैक्टिस एमसीक्यू के सेशन को, जिसके बाद हम अपना थ्योरेटिकल लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं किस प्रकार के एमसीक्यू ये कंटेंट हमारे लिए लेकर आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडल ग्रिप जब परफॉर्म की जाती है तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, या सिंपल सा स्टेटमेंट बोलूं, फंडल ग्रिप करने का पर्पस क्या है। सामने ऑप्शन अवेलेबल हैं, हमेशा की तरह वीडियो पॉज करके इन ऑप्शंस को आपको नोट डाउन करना है और फिर गैस मार्क करना है। नेक्स्ट वन, यहां देखें, किस ग्रिप को पावलिक ग्रिप भी कहा जाता है। हमारे यहां ग्रिप में कई बार जो एमसीक्यू हैं इनके अल्टरनेट नाम से ही पूछ लिए जाते हैं। वही मोस्ट कॉमन मेथड होता है एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करने का। ये वही एग्जांपल है कि पावलिक ग्रिप जो है उसे और क्या कहा जाता है। नेक्स्ट वन, आइए यहां पे फीटल प्रेजेंटेशन। जैसा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था, प्रेजेंटेशन एक टर्म होती है। यहां यह पूछा जा रहा है कौन सी ग्रिप के द्वारा प्रेजेंटेशन कंफर्म किया जाता है, फीटस का प्रेजेंटेशन। ऐसा ही एक और सवाल यहां देखें, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है फीटल पोजीशन। जैसा प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, पोजीशन कितना वाइटल टॉपिक होता है हमारे सब्जेक्ट में। यहां यह पूछ रहा है कौन सी ग्रिप के द्वारा फीटल पोजीशन कंफर्म की जाती है। मोस्ट ऑफ द सारे एमसीक्यू वही हैं जो प्रीवियस आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम रिपीटेटिवली पूछे गए हैं। नेक्स्ट वन, यहां देखें, लियोपार्ड फोर्थ मैन्यूवर का दूसरा नाम क्या है। लियोपार्ड फोर्थ मैन्यूवर का सेकंड नाम और क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट वन, फोर्थ मैन्यूवर करने का पर्पस क्या है। जैसा आपने देखा था फर्स्ट एमसीक्यू अपना, वो पूछ रहा था फंडल ग्रिप करने का पर्पस क्या है। यह आपसे पूछ रहा है फोर्थ मैन्यूवर करने का पर्पस क्या है। बड़े ऑप्शंस हैं, इन्हें वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट वन, यहां देखें, एंटीनेटल टाइम में कुछ फाइंडिंग रिकॉर्ड करी गई है नर्स के द्वारा फंडल हाइट को लेकर के। सवाल की लैंग्वेज में ऐसा पुटअप किया गया है कि आप जज करें। सामने लिखे हुए चार जो ऑप्शंस हैं उनमें फर्स्ट टाइम मिस्टेक कहां हुई है, कहां तक के स्टेटमेंट को आप एग्री और एक्सेप्ट करते हैं, और कौन से स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने में हमें डाउट होता है। जहां डाउट होता है वही आपका आंसर है। कि असेसमेंट अपन जब भी किसी जगह करते हैं तो मेनली मिस्टेक्स को फाइंड आउट करते हैं कि गड़बड़ क्या है। तो यहां क्या गड़बड़ लिखा हुआ है यह आपसे डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट वन, यहां आ जाइए, अम्बलाइकस बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है फंडल हाइट को लेकर के, कि फंडल हाइट जब रेज होती है प्रेगनेंसी में तो मदर के एब्डोमेन में अम्बलाइकस वाला जो लैंडमार्क होता है वहां कितने वीक पर वो अवेलेबल मिलती है। बड़ा सिंपल एमसीक्यू है, मोस्ट पॉपुलर है। नेक्स्ट वन, यहां देखें, कंडीशन है कि प्रेगनेंसी में एक ऐसा समय जब फीटस यूट्रस के लोअर पोल, लोअर सेगमेंट की तरफ चला जाता है, जिससे मदर को रिलैक्सेशन की फीलिंग भी आती है। यह टर्म बड़ी फेमस है, क्या कहलाती है, क्वेश्चन की डिमांड है। नेक्स्ट वन, यहां देखें, हेड एंगेजमेंट। हेड एंगेजमेंट प्राइमी ग्रेविडा में नॉर्मली किस रेंज में होता है। एंगेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, जिसके बाद लेबर स्टार्ट होता है। तो एंगेजमेंट का टाइम आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट वन, यहां देखें, डिसेंट। अभी कुछ एमसीक्यू आए थे
जहां पूछ रहा था प्रेजेंटेशन किससे पता लगाते हैं, फिर एक आया पोजीशन किससे पता लगाते हैं, अब आया सामने डिसेंट किससे पता लगाते हैं। तो ये सब जो नाम है प्रेजेंटेशन, पोजीशन, डिसेंट, अपने आप में लैंडमार्क्स हैं। तो उन्हें बताने वाली ग्रिप कौन सी होती है? सवाल है डिसेंट बताने वाली ग्रिप कौन सी है। नेक्स्ट वन, यहां देखें 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत कम समय है ये। 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो यूट्रस की हाइट है या यूट्रस का साइज है किस लेवल पे नोट किया जाता है? सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट, एम्स भोपाल में पूछा गया था 2017 के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट वन, ये भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जिफिस स्टर्नम, फंडल हाइट जब रेज होती है तो जिफॉइड स्टर्नम का लास्ट पोर्शन होता है, उस लैंडमार्क पर कितने गैस्टेशनल वीक पे अवेलेबल होती है। तो ये सारे हमारे पास कुछ प्रैक्टिस सेशन के एमसीक्यू थे, जिन सब का एग्जैक्ट कैलकुलेटिव जो आंसर है आप इजीली दे पाएंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाले एक और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक का, जिसका नाम है ग्रिप्स और फंडल हाइट। सेशन में शुरू करेंगे सबसे पहले अपन ग्रिप्स। आते हैं सामने, तो हेडिंग मेंशन करते हैं अपन अपने टॉपिक की, ग्रिप्स, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स। ग्रिप्स को स्टार्ट करने से पहले यहां पे अपने पास इंट्रो के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, जिन सभी स्टेटमेंट्स को माइंड में सेट करना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि अपन डायरेक्टली एक एक करके सभी ग्रिप को पढ़ना शुरू करें। उस कैटेगरी में 2 स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनिएगा। एक लाइन है फीटल पार्ट पाल्पेशन और एक लाइन है फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रेग्नेंट फीमेल में जो फीटस सरवाइव कर रहा है यूटेराइन कैविटी में, आप उसे पाल्पेट कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल, आपने एब्डोमेन पे हाथ रखा, हां कुछ कुछ फील हो रहा है, कुछ पाल्पेट हो रहा है, फीटस का कोई पार्ट पाल्पेट हो रहा है। यह एक लाइन है कि पहली बार पाल्पेशन होना कब स्टार्ट होता है। इसी समय मैं बताऊं, जो आप बता रहे हैं कि हां मुझे टच करने में, पाल्पेट करने में फील हो रहा है, पर यह नहीं पता लग रहा कि जो पार्ट मैंने फील किया वो बच्चे का हेड था या बैक थी या बटक्स थे या एक्सट्रीमिटीज थी, अपर लिम्ब था या लोअर लिम्ब था, यह नहीं पता लगाया। कुछ फील हो रहा है, पर क्या फील हो रहा है, वो लाइन है फीटल पार्ट आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसा समय जब आप आइडेंटिफाई करने में भी कैपेबल हो जाएं। तो 2 अलग अलग लाइन है, केवल बच्चे के पार्ट फील होना, दूसरा जो फील हो रहा है उसे आइडेंटिफाई भी कर पाना। ये दोनों अलग अलग टाइम पे अचीव होने वाले लैंडमार्क्स हैं। पाल्पेट होना शुरू होता है 20 वीक, 20 वीक के लगभग, और आइडेंटिफाई होना शुरू होता है 28 वीक के लगभग। ये दोनों लाइन मैंने यहां पे क्यों बोली? क्योंकि ग्रिप्स जितने भी है उन्हें परफॉर्म करने का टारगेट होता है पार्ट को आइडेंटिफाई करना। ग्रिप्स का एक ही पर्पस है, फीटल पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना। और जैसा कि मेरे 2 स्टेटमेंट से आपने सीखा कि आइडेंटिफिकेशन वाला काम 28 वीक के बाद होगा, तो बड़ा इजी हो गया। आपसे कोई सवाल पूछे ग्रिप्स परफॉर्म कब करते हैं, एक जवाब देना है। क्या आंसर देना है? आफ्टर 28 वीक। आपको इसका रेशनल भी देना है। आपसे कहें एक प्रेग्नेंट फीमेल में ग्रिप एग्जामिनेशन करना है, तो कितने वीक के बाद करोगे? 28 वीक के बाद। इससे पहले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे पहले पार्ट आइडेंटिफिकेशन होना स्टार्ट नहीं होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है कई बार कंपटीशन के एग्जाम में किसी ग्रिप का नाम लेकर आ जाए और वो बोले कि मैं ग्रिप 12 वीक पे, 16 वीक पे, 20 वीक पे, 24 वीक पे कर रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि सवाल ही गलत हो गया। सवाल में वीक यदि मेंशन हो तो 28 वीक से ऊपर ही होने चाहिए, उससे पहले पूछा गया है, तो वहां ग्रिप के रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो लिख लेते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को जो आपको मैंने बताए, बड़े इंटरेस्टिंग थे। फर्स्ट आपने कहा
सिर्फ बच्चे के पार्ट महसूस होना, पाल्पेशन। सेकंड वन अपन बोल रहे हैं जो पार्ट हमें महसूस हुआ हम पता भी लगा पाए, तो लाइन दे देंगे आइडेंटिफिकेशन। अपने आप में ये भी 2 एमसीक्यू हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई सारे एमसीक्यूज वीक्स को लेकर के ही अराइज होते हैं। तो पाल्पेट होना शुरू हो गए थे हमें 20 वीक के बाद, पर आइडेंटिफाई शुरू होने 28 वीक के बाद, इसीलिए ग्रिप को परफॉर्म करना है 28 वीक के बाद। आते हैं और लैंडमार्क्स पे, उनमें इंक्लूड करता हूं जनरल से इंस्ट्रक्शन। एक चीज कंफर्म होगा, 28 वीक के बाद करना है। नेक्स्ट वन, ये ग्रिप्स होती कितनी हैं और इसे एक्सप्लेन किसने किया। तो टोटल ग्रिप के नंबर होते हैं 4 और इन्हें एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट है लियोपोल्ड, बड़ा फेमस है लियोपोल्ड। और हाथों की कलाकारी, ऑप्स एग्जामिनेशन था तो नाम दिया मैन्यूवर। जो भी काम हाथ से किया जाता है मैनुअल वर्क कहलाता है। हमारी ओबीजी में एग्जामिनेशन बड़े फेमस हैं, पूरे हाथ का इस्तेमाल होगा तो मैनुअल एग्जामिनेशन, फिंगर का इस्तेमाल होगा तो डिजिटल एग्जामिनेशन। क्योंकि ये ग्रिप पूरे हाथ से की जाती है तो मैनुअल है, मैन्यूवर। बताने वाला साइंटिस्ट था लियोपोल्ड। तो ग्रिप्स का नाम या प्रेजेंटेशन देने का तरीका है लियोपोल्ड मैन्यूवर। अब टोटल ग्रिप के नंबर 4 होते हैं, इसीलिए किसी भी ग्रिप का ओरिजिनल नाम कोई भी हो, लेकिन सबका एक एक एडिशनल नाम होता है। लियोपोल्ड फर्स्ट, लियोपोल्ड सेकंड, लियोपोल्ड थर्ड, लियोपोल्ड फोर्थ। तो एक जनरल सी जानकारी कि ये सारी ग्रिप कहलाती हैं लियोपोल्ड्स, साइंटिस्ट का नाम, मैन्यूवर, हाथों की कलाकारी। टोटल नंबर हुए 4 और हर ग्रिप को नाम देना है बड़ा सिंपल सा, LP फर्स्ट, लियोपोल्ड फर्स्ट, LP सेकंड, लियोपोल्ड सेकंड, LP थर्ड, लियोपोल्ड थर्ड और LP 4, लियोपोल्ड 4। हर ग्रिप का एक एक नाम एडिशनल आपको देकर रखना है जब भी किसी इंडिविजुअल ग्रिप को सामने प्रेजेंट किया जाए। अब आगे जनरल सी जानकारी वाले और 2 स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट में शामिल करता हूं मैं। किस लाइन को देखिएगा, वहां शामिल करते हैं एग्जामिनेशन के दौरान यूज आने वाली पोजीशन और दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शन। तो क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन है और ओबीजी में आपको हम सिखाएंगे कि किसी भी फीमेल और प्रेग्नेंट फीमेल दोनों, किसी भी नॉर्मल फीमेल और प्रेग्नेंट फीमेल में कोई भी एग्जामिनेशन या प्रोसीजर जब करते हैं तो आइडियल पोजीशन होती है डॉर्सल रिकम्बेंट, किसी भी फीमेल के लिए और प्रेग्नेंट फीमेल के लिए डॉर्सल रिकम्बेंट। तो यहां भी ये एग्जामिनेशन है तो आइडियल पोजीशन ड्यूरिंग ग्रिप परफॉर्मेंस पूछी जाए, आंसर देना है आपको डॉर्सल रिकम्बेंट। ये सारे वो स्टेटमेंट हैं जो ग्रिप शुरू करने से पहले दिए जा रहे हैं। और क्योंकि होता यह है कई बार कि मेन कंटेंट से पहले शुरुआती लाइनों से ही सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए याद रहे डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट वन, इंस्ट्रक्शन सुने। क्योंकि यह ग्रिप 28 वीक के बाद परफॉर्म करी जा रही है और 28 वीक के बाद का समय वो है जब बच्चे का आकार बड़ा हो चुका है, तो एक प्रिंसिपल होता है यूरिनरी ब्लैडर को लेकर के। प्रेगनेंसी में किसी भी एग्जामिनेशन या प्रोसीजर को जब परफॉर्म करते हैं तो यदि वो एग्जामिनेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ड्यूरेशन में होता है तो ब्लैडर भरा हुआ होना चाहिए, और यदि वो एग्जामिनेशन सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है तो ब्लैडर खाली होना चाहिए। क्योंकि अपन ये कर रहे हैं 28 वीक के बाद, तो प्रिंसिपल आएगा ब्लैडर खाली होना चाहिए, इसलिए मदर को इंस्ट्रक्शन देना है यूरिनेशन का। तो ये भी एक कंपलसरी इंटरवेंशन हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया कि इंस्ट्रक्ट द मदर फॉर यूरिनेशन बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ ग्रिप, इंस्ट्रक्ट फॉर यूरिनेशन। नेक्स्ट वन, ये जो एग्जामिनेशन है फंडामेंटल के असेसमेंट मेथड से लिया गया है,
जहां पे शामिल होते हैं पाल्पेशन, परकशन, इंस्पेक्शन, मैनिपुलेशन, ऐसे नाम होते हैं फंडामेंटल में फिजिकल एग्जामिनेशन के। तो यहां पे ग्रिप में कौन सा मेथड यूज लिया गया? तो बड़ा इजी है, हाथों से यूज करना, पाल्पेशन। तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एग्जामिनेशन इज पाल्पेशन। पूछ सकता है आपसे कि ग्रिप परफॉर्मेंस में एग्जामिनर किस मेथड को यूज कर रहा है, आंसर देके आएंगे आप लोग पाल्पेशन मेथड, हाथों से पाल्पेट करना। नेक्स्ट वन और लास्ट वन, ये ग्रिप परफॉर्म करते समय जो एग्जामिनर है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है या जो नर्स मिडवाइफ है, उसकी डायरेक्शन और हाथों की भी डायरेक्शन ये पूछी जाती है। पेशेंट आपके सामने बेड पर हो और उस समय आप उसे एग्जामिन कर रहे हैं, तो आपके खुद के चेहरे की और हाथों की दिशा कहां पर होती है, उसको लेकर के भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो हर ग्रिप में अलग होता है। कुछ एग्जामिनेशन करते समय आप मरीज के चेहरे की तरफ देखते हैं, कुछ ग्रिप परफॉर्म करते समय मरीज के पैरों की तरफ देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ हैंड्स, ना केवल डायरेक्शन, नंबर ऑफ हैंड्स भी इंपॉर्टेंट है। किसी ग्रिप में एक हाथ का इस्तेमाल होता है, बड़ी फेमस है, और किसी ग्रिप में दोनों हाथ का। तो यहां पे जब इंडिविजुअल ग्रिप पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर होगा कौन सी ग्रिप में डायरेक्शन और नंबर कितने कितने थे। तो लास्ट वन स्टेटमेंट एज ए इंट्रोडक्शन में लिख देता हूं कि नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ हैंड्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे वो कुछ स्टेटमेंट हैं जिनके बिना पर अपन आगे इंडिविजुअल एक एक करे ग्रिप को पढ़ सकते हैं। क्या क्या सावधानी रखनी है, हर एक चीज को लाइन को ध्यान रखें। अपन ने जो डिस्कस किया अभी तक उसमें क्या सावधानी थी? नंबर 1 कि ग्रिप जो परफॉर्म करनी है 28 वीक के बाद करनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए मेरे इस स्टेटमेंट से आया था। बच्चे के पार्ट फील होना शुरू 20 वीक के बाद हो जाते हैं, लेकिन पहचान में 28 वीक के बाद आते हैं, इसलिए ग्रिप करनी है 28 वीक के बाद। सारी ग्रिप को बोलते हैं लियोपोल्ड मैन्यूवर। हर किसी का इंडिविजुअल नाम कोई सा भी हो, पर हर किसी का सिंपल नाम LP1, LP2, LP3, LP4 ऐसा रहने वाला है। सारे के सारे जनरल इंफॉर्मेशन वाले लाइनें सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। एग्जामिनेशन के दौरान पोजीशन डॉर्सल रिकम्बेंट, जनरल इंस्ट्रक्शन यूरिनेशन, अगली लाइन मेथड कौन सा? पाल्पेशन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट होगा हाथों की दिशा और नंबर। अब आते हैं 1 बाय 1 अपन एक एक ग्रिप को डिस्कस करना शुरू करते हैं। कैटेगरी में फर्स्ट ग्रिप, लियोपोल्ड फर्स्ट। जैसा कहा गया हर ग्रिप का सिंपल नाम आपको सबसे पहले देना है, तो ऐसा ही मैं बोर्ड पे मेंशन कर देता हूं। मैंने बोर्ड पे लिख दिया LP फर्स्ट, लियोपोल्ड फर्स्ट। ये पहली ग्रिप है। अब पहली ग्रिप का और ओरिजिनल नाम क्या है वो भी सुन लें। इस ग्रिप को कहा जाता है फंडल ग्रिप। यूट्रस के अपर मोस्ट पोर्शन फंडस को ये पाल्पेट करके आता है, इसलिए नाम दे दिया फंडल ग्रिप। तो LP फर्स्ट ऑब्लिक लगा करके आपने मेंशन कर दिया फंडल ग्रिप। तो ये अपने पास ग्रिप नंबर फर्स्ट। बड़े ध्यान से सुनते जाना, क्या क्या इंफॉर्मेशन भरे राज छुपे हुए हैं इसके अंदर। LP फर्स्ट या फंडल ग्रिप। अब यहां पे एक सिंपल स्टेटमेंट, फिर इसका पूरा प्रेजेंटेशन। सिंपल स्टेटमेंट ये है, ये ग्रिप क्यों करते हैं या पर्पस क्या है? तो बड़ा सरल जवाब देना है। दोनों हाथों को लेकर यूट्रस के सबसे ऊपर वाले हिस्से फंडस को हम पाल्पेट करेंगे, सिर्फ यह देखने के लिए कि वहां पर कौन सा फीटल पार्ट है। जैसा कि ग्रिप में कहा गया, फीटल पार्ट पता लगाने के लिए ही ग्रिप करी जाती है। तो फंडस का भी यही पर्पस है कि मैं ढूंढ के आती हूं कि फंडस में क्या है। लाइन है व्हाट इज इन द फंडस। बिलीव कीजिए यही स्टेटमेंट आपको ऑप्शन में अवेलेबल होगा जो राइट माना जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग लियोपोल्ड फर्स्ट और फंडल ग्रिप? द आंसर विल बी टू नो व्हाट इज इन द फंडस। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज आएगा, तो मैं उसको मेंशन कर देता हूं क्यों करी गई। टू नो फंडस में क्या है, व्हाट
इज इन द फंडस। फंडस में क्या है यह पता लगाने के लिए इस ग्रिप को परफॉर्म किया जाता है। बड़ा सिंपल, इसका प्रेजेंटेशन देखना हो तो आप देख सकते हैं, यहां पे डायग्राम के अंदर अवेलेबल है एक बड़ा सिंपल मेथड। इस कंडीशन में देखें जो सामने अवेलेबल है आपके बोर्ड पे प्रेजेंटेशन में, एग्जामिनर के जो दोनों हाथ हैं हमारे पास, इन्हें देख लीजिए। पहली बात, हाथ इस्तेमाल में आए हैं दोनों, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन। फंडा अपने यूट्रस के पार्ट में बताना चाहूं तो बोल सकता हूं ये यूट्रस का अपर पोर्शन है, ये लोअर पोर्शन है और ये साइड पोर्शन है। ये यूट्रस के पोर्शन बता दिए, अपर वाला, लोअर वाला, साइड वाला। प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे एग्जामिनर के दोनों हाथ अपर पार्ट में हैं, तो क्योंकि यदि अपन अपर पार्ट को ढूंढते हैं और अपर पार्ट ही क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है, तो ग्रिप हो गया फंडल। तो एग्जाम में जब प्रेजेंटेशन हो कि एग्जामिनर के दोनों हाथ यूट्रस के अपर सेगमेंट को पाल्पेट कर रहे हैं, तो ग्रिप का नाम आ जाएगा फंडल ग्रिप। हाथ दो हैं और डायरेक्शन भी देखना चाहें, ये हाथ ऊपर की तरफ है, अपवर्ड, और ऊपर की तरफ होते हैं तो मानव शरीर में ऊपर की तरफ होता है हेड, फेस की तरफ। यदि ये हाथ नीचे की तरफ होते तो वहां बोल देते पैरों की तरफ, पर यहां हाथ ऊपर है तो बोलेंगे फेस की तरफ। तो इस ग्रिप के अंदर दोनों हाथ फेस की तरफ डायरेक्टेड फंडस को पाल्पेट करते हैं, यह पता लगाने के लिए कि फंडस में क्या है। यह तो हुआ इसका प्रेजेंटेशन। अब बताता हूं मैं आपको इससे मिलने वाली बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन क्या है वो अपने पास, तो उसे देखते हैं। वापस बैक टू फंडल ग्रिप के अंदर यहां एक काम करें, मेरे एक स्टेटमेंट को याद कर लें जो पहले के लेक्चर में आया था, और वह स्टेटमेंट ये कि एक बच्चा यूटेराइन कैविटी में कितने तरीके से रह सकता है। एक फीटस यूटेराइन कैविटी में कितने तरीके से रह सकता है यह बताएंगे, तो फंडल ग्रिप के रिजल्ट आप देख पाएंगे। हम गौर कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं फंडल ग्रिप के रिजल्ट को। तो पहले ग्रिप आपने के पर्पस हो गया, पर्पस के बाद नंबर आता है रिजल्ट का। तो रिजल्ट बताने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि एक बच्चा अंदर कितने प्रकार से मिल सकता है। प्रेजेंट करता हूं मैं सामने, मैंने यहां पे एक एम्प्टी यूटेराइन कैविटी को बनाया और एम्प्टी यूटेराइन कैविटी में एग्जामिनर के हाथों को ऐसा दिखाया। और अब बच्चा कितने प्रकार से रहता है उसका प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। हो सकता है या तो बच्चे का सिर ऊपर और बटक्स नीचे हो, या बटक्स ऊपर और सिर नीचे हो, या फिर एक तरफ हेड और एक तरफ बटक्स हो। हमने ये चीज जानी है, ये सीखी है कि बच्चा अंदर ऐसे ही 3 प्रकार से अवेलेबल हो सकता है। तो सामने बोर्ड पे 3 बच्चे अवेलेबल हैं, इसको नाम दे दो A फॉर एप्पल, ये वाला B फॉर बॉय और ये वाला C। करें क्या, एक एक को उठा करके यूट्रस के अंदर बैठाएं। यदि बच्चा नंबर 1 यूट्रस के अंदर जाएगा, बच्चा नंबर 1, तो अपर पोर्शन में कौन फील होगा हमें, हेड, बच्चे का सिर। यदि बच्चा नंबर 2 अंदर जाएगा तो फंडस में क्या फील होगा हमें, बच्चे के बटक्स। और यदि बच्चा नंबर 3 इस यूट्रस के अंदर फंडस में जाएगा तो ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, खाली मैदान मिलेगा। यही रिजल्ट एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जितने प्रकार से एक फीटस यूट्रस में अवेलेबल होता है, हर प्रकार को एक बार यूटेराइन कैविटी में अवेलेबल करवाएं और फिर फंडस में ढूंढ के बताएं कि कौन सा बच्चे का पार्ट मिला। पहले वाले के अंदर बच्चे का आपको हेड मिल रहा है, दूसरे वाले में बटक्स मिल रहे हैं और थर्ड वाले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट जब लिखे जाते हैं तो रिजल्ट को एक्सप्लेन किया जाता है किन तरीकों से, तो देखें रिजल्ट को बोलेंगे लाई के मेथड से। लाई के मेथड से क्या लिखेंगे, या तो बच्चे की लाई कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल, या बच्चे की लाई कैसी मिलेगी आपको, ट्रांसवर्स।
दिए गए सामने के प्रेजेंटेशन में आप खुद ढूंढ लीजिए। पहले बच्चे में लाई कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरे में कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल, तीसरे में कौन सी है, ट्रांसफर। लाई होती 3 है, हमेशा कितनी दिखती है, 2। कौन सी नहीं दिखती है, ऑब्लिक। इसीलिए रिजल्ट लाई के अकॉर्डिंग देने हैं। फंडल ग्रिप का रिजल्ट दे रहा हूं लाई के अकॉर्डिंग। शुरुआत के 2 बच्चों में लाई लॉन्गिट्यूडिनल है, लास्ट वाले बच्चे में लाई ट्रांसवर्स है। तो जब बच्चा अंदर लॉन्गिट्यूडिनल लाई में होगा तो क्या क्या मिल सकता है, तो आप जवाब देंगे वहां पे 2 चीजें मिल सकती है, या तो मिलेगा बच्चे का हेड या मिलेगा बच्चे के बटक्स। दोनों में से एक चीज मिलेगी। जबकि ट्रांसवर्स लाई करेंगे तो वहां फंडल ग्रिप में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या लिख दिया अपन ने, एम्प्टी। सामने के प्रेजेंटेशन को देख के बोल सकते हैं। यदि एक बच्चा लॉन्गिट्यूडिनल लाई में है तो फंडल ग्रिप में या तो उसका हेड मिलेगा या उसके बटक्स मिलेंगे, और यदि बच्चे की ट्रांसवर्स लाई है तो फंडस वाला हिस्सा तो खाली है, क्या मिलेगा, एम्प्टी रहेगा। इसी को बेस बनाकर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सवाल आ रहा है, जवाब देखिएगा। ए नर्स परफॉर्मिंग लियोपार्ड फर्स्ट मैन्यूवर एंड डॉक्यूमेंट द रिजल्ट एज एम्प्टी। नर्स ने लियोपार्ड 1 परफॉर्म किया और परिणाम में यह लिखा मुझे कुछ नहीं मिला। देन व्हाट विल योर डायग्नोसिस, तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा, क्या बच्चा नहीं है वहां पे, जी बच्चा तो है पर ट्रांसवर्स लाई में है। इसी प्रकार एग्जाम्पल को और तरीके से बताया जा सकता है। अब हेड मिले, बटक्स मिले, एम्प्टी मिले, उससे आपको लाई पूछ सकता है या लाई बता करके क्या रिजल्ट होगा यह पूछ सकता है। हेड मिलेगा तो लाई लॉन्गिट्यूडिनल, बटक मिलेगा तो लाई लॉन्गिट्यूडिनल, कुछ नहीं मिलेगा तो लाई ट्रांसवर्स। उल्टा बोले, लॉन्गिट्यूडिनल लाई होगी तो रिजल्ट हेड या बटक्स, ट्रांसवर्स लाई होगी तो रिजल्ट एम्प्टी, ऐसा देखा जाता है। अब हेड है या बटक्स है, यह आपको कैसे पता लगेगा, आपने बोल दिया या तो हेड है या बटक्स है, पर हेड है या बटक कैसे पता चलेगा, तो कुछ सिग्निफिकेंसी है, उन्हें देख लीजिए कि हेड होगा तो कैसे पता लगाएंगे और बटक्स होगा तो कैसे पता लगाएंगे, तो वो इनके नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। बड़ा सरल तरीका है कि हेड की बात करें, हेड को कहा जाता है या मांस नहीं है बिल्कुल भी, हड्डियां हैं तो हार्ड, एकदम ग्लोब की तरह शेप है तो ग्लोब्यूलर, और एकदम राउंड राउंड होता है। हार्ड मजबूत, ग्लोब की तरह, पृथ्वी वाला ग्लोब ग्लोब्यूलर और राउंड शेप। बटक्स की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा मांस है, फैट है, तो हार्ड के कंपैरिजन में सॉफ्ट। और क्योंकि भगवान ने 2 दिए हैं बटक्स तो इर्रेगुलर हो गया, ये पहला और ये दूसरा। तो हाथ जब लगाएंगे तो हाथ ऐसे कर्व करेगा, फिर खड्डे में जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, तो चीज हो गई अपने पास में ये इर्रेगुलर वाली। तो ये कैरेक्टर यदि मिलते हैं तो पता लगा पाएंगे कि जिसे आप पाल्पेट कर रहे थे वो स्ट्रक्चर कौन सी है। तो हेड के लिए कहा गया कि वो कैसा होता है, हार्ड होता है। हार्ड के अलावा आपने बोल दिया ग्लोब्यूलर होता है। ग्लोब्यूलर के अलावा नीचे वाला इर्रेगुलर है तो कह सकते हैं रेगुलर होता है। बात करें बटक्स की तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, ये अपने पास सॉफ्ट थे और ये इर्रेगुलर भी होता है। ये 2 पता लगा करके ही आप बता सकते हैं, क्योंकि हमें फंडल ग्रिप में 2 ही परिणाम मिले हैं, या तो हेड या बटक्स, तो वो क्या थे उन्हें ऐसे बताना। तो ये अपने पास फर्स्ट ग्रिप थी, लियोपार्ड फर्स्ट। क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, सबसे पहले लियोपार्ड फर्स्ट का दूसरा नाम क्या नाम है, फंडल ग्रिप। उसके बाद पूछेगा करने का पर्पस, एक लाइन में जवाब देना था। क्या सिखाया था मैंने, वो लाइन थी अपने पास ये, व्हाट इज इन द फंडस, फंडस में क्या है। इसके बाद डायरेक्टली क्या बताने हैं, रिजल्ट बताने हैं। रिजल्ट हमेशा कैसे बताओगे, लाई के अकॉर्डिंग बताओगे। लाइक जैसी है वैसे रिजल्ट आते जाएंगे। लाई 2 ही दिखने को मिलती है क्योंकि तीसरी अनस्टेबल होती है, तो या तो लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स। और फिर उसके बाद में रिजल्ट में जो आया हेड, बटक्स और एम्प्टी, वो लिखा। हेड को पहचानने का अलग कैरेक्टर है, बटक्स को पहचानने का अलग कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल इसी सिद्धांत पे आधारित अपनी सेकंड ग्रिप पे,
तो नाम देते हैं सबसे पहले उस ग्रिप को, हमेशा की तरह अब की बार बोल दिया LP सेकंड। पहले आया LP फर्स्ट, लियोपोल्ड फर्स्ट, LP सेकंड। जैसा फर्स्ट का नाम फंडल था एरिया के हिसाब से, अब सेकंड का नाम भी देना है एरिया के हिसाब से, अम्बलाइकल और लैटरल ग्रिप। साइड में यूज करते हैं तो लैटरल और अम्बलाइकस के साइड में तो अम्बलाइकल। तो लियोपोल्ड सेकंड के दूसरे नाम है अपने पास अम्बलाइकल, या एक और नाम देना है तो दे दिया लैटरल ग्रिप। तो इस ग्रिप के 3 नाम हो गए। जैसा मैंने बताया, नाम के आधार पर ही परीक्षा लेने वाला मजे ले जाता है, तो आप भी तैयार रहें। LP सेकंड, अम्बलाइकल और लैटरल। इस ग्रिप में डायरेक्ट डिस्कस करेंगे अपन रिजल्ट, परफॉर्म कैसे करते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कैसा आएगा। तो एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस प्रकार होगा। यहां देखें, अपन देख रहे हैं जो एग्जाम में हाथ हैं, मैं पोल बना देता हूं पहले। पोल बनाने के लिए देखो, ये यूट्रस का अपर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन और ये साइड पोर्शन। पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, प्रेग्नेंट फीमेल लेटी हुई है, ये अपर है, ये लोअर है और ये साइड है। तो क्योंकि एग्जामिनर के दोनों हाथ साइड में हैं, दोनों हाथ, अब की बार भी दोनों हाथ हैं, फंडल में भी दोनों हाथ थे, अब की बार भी हाथ अपवर्ड फेस की तरफ है, फंडल में भी दोनों हाथ अपर फेस की तरफ से। तो कॉमन चलता जा रहा है, तो एमसीक्यू नहीं आएगा, तब आएगा जब कुछ अनकॉमन होगा। अब बात करते हैं, हाथ अपर में है, लोअर में है, साइड में है। साइड में है, साइड में है तो नाम क्या दे दिया अपन ने, लैटरल ग्रिप। किसके साइड में है, तो ये रही अम्बलाइकस सेंटर में, इसके साइड में है तो नाम दे दिया अपन ने लैटरल ग्रिप, या कह सकते हैं इसको अम्बलाइकल ग्रिप। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कैसा प्रेजेंटेशन होगा वो सामने दिखाया जा रहा है, सिर्फ कि हाथ दोनों तरफ साइड में होंगे, अम्बलाइकल और लैटरल ग्रिप। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने की तरफ। जैसा फंडस को पढ़कर अपन सीख चुके हैं कि रिजल्ट हमेशा बताए जाएंगे लाई के अकॉर्डिंग, और लाई आपको मैंने बता दी है कि कितनी देखने को मिलती है, सिर्फ 2, और 2 लाइन में बच्चा 3 प्रकार से रहता है। तो एक बार फिर वैसा प्रेजेंटेशन करते हैं। यहां गौर करें, अपन बनाते हैं ये यूटेराइन कैविटी। हाथ जो रखोगे अब की बार कहां रखेंगे, साइड में। पिछली बार कहां थे, ऊपर। जो बच्चा है कितने तरीके से, 3 तरीके से, या तो सिर ऊपर और बटक्स नीचे, या तो बटक्स ऊपर और सिर नीचे, या एक तरफ हेड और एक तरफ बटक्स। इनको पैक कर दो तीनों के अंदर। तो ये बच्चा नंबर 1 ए बोला था, ये बच्चा नंबर 2 बी कहा था, ये बच्चा नंबर 3 सी कहा था। अब आप गौर करेंगे, जिस प्रकार फंडल में भी एक एक करके इन्हें अंदर सिचुएट करवा करके पाल्पेशन का रिजल्ट एक्सप्लेन किया था, यहां भी ऐसा करेंगे। देख लीजिए, यदि ये अंदर जाता है तो देखो ऊपर तो सिर रह गया और नीचे बटक्स रह गए। यदि ये अंदर जाता है, या सेम बोलूं ये वाला भी अंदर जाता है, तो प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ऊपर बटक्स और नीचे सर। तो साइड में क्या मिलेगा वो गौर करने वाली बात है। साइड में क्या मिलेगा, साइड में मिलेगी बच्चे की इतनी बड़ी बैक, ये बच्चे की बैक है, पूरी पीठ है, और आगे की तरफ मिलेंगे बच्चे के हाथ और पैर, एक्सट्रीमिटीज। तो एक तरफ बैक, एक तरफ एक्सट्रीमिटीज। एक एक को इंडिविजुअल देख लीजिए। यदि आपने ऐसा बोला कि मेरे पास ये यूटेराइन कैविटी है और इस यूटेराइन कैविटी में बच्चे का सर ऊपर और बटक्स नीचे है, या बटक्स ऊपर और सर नीचे है, और मैं अपनी ग्रिप के अंदर परफॉर्म कर रहा हूं हाथों को लेकर के साइड में, तो आप खुद देख लीजिए क्या मिलेगा। तो मुझे एक तरफ मिलेगी बच्चे की बैक और एक तरफ मिलेगी एक्सट्रीमिटी, एक तरफ एक्सट्रीमिटी और एक तरफ बैक। ये कब, जब लाई हो लॉन्गिट्यूडिनल,
नेक्स्ट वन बात करें, यदि लाई अपने पास ट्रांसवर्स हो तो वो देख लो। मैं बनाता हूं ये कैविटी, और ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता था? ट्रांसवर्स का मतलब एक तरफ हेड और एक तरफ बटक्स, और ये रहे हाथ। तो आप देखेंगे रिजल्ट कितने आ रहे हैं। रिजल्ट एक्सप्लेन करूं, ये रिजल्ट ट्रांसवर्स लाई का है और ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल के हैं। लैंग्वेज में इन्हें लिखना चाहें तो फिर अपन लिख सकते हैं, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैंने हेडिंग डाल दी अब सामने की तरफ, रिजल्ट। रिजल्ट एक्सप्लेन करूंगा हमेशा किसके जरिए? लाई के जरिए। लाई हमेशा कितनी बताई आपको स्टेबल होती है? 2। एक का नाम दिया लॉन्गिट्यूडिनल और एक का नाम दे दिया ट्रांसवर्स। ग्रिप बता रहा हूं लियोपोल्ड सेकंड। तो वहां आप डायग्रामेटिक में देख सकते हैं क्या क्या मिला था। जब बच्चे की लाई लॉन्गिट्यूडिनल थी तो यहां देख लें, लॉन्गिट्यूडिनल होती है तो एक तरफ बैक और एक तरफ एक्सट्रीमिटीज। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे कि जब लॉन्गिट्यूडिनल थी तो मुझे क्या मिला? एक तरफ मिली बैक और एक तरफ मिला एक्सट्रीमिटीज। इसी प्रकार अगला प्रेजेंटेशन देखें, यदि अपने पास थी ट्रांसवर्स ये वाली, तो ट्रांसवर्स में एक तरफ हेड और एक तरफ बटक्स। तो यहां लिख देते हैं ट्रांसफर में क्या मिलेगा? हेड और बटक्स। तो ये रिजल्ट किसका हुआ? सेकंड ग्रिप का। एग्जामिनर को क्रॉस एमसीक्यू करने होंगे तो वो रिजल्ट से ही करेगा। शुरुआत की 2 ग्रिप जो आपको बताई जा रही है, फंडल और लैटरल ग्रिप, लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड, उनमें एमसीक्यू सिंपल अलग बनता है नामों से, और अच्छे एमसीक्यू जो बनते हैं वो रिजल्ट से बनते हैं, दोनों को कंपेयर करके। सामने जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपके पास में लियोपोल्ड सेकंड का है। रिजल्ट हमेशा लाई के अकॉर्डिंग देने होते हैं और वो आपके सामने बोर्ड पे मेंशन हो रहे हैं। कंपेयर करें और आगे बढ़ें। यदि लाई लॉन्गिट्यूडिनल है तो लैटरल ग्रिप में एक तरफ बैक एक तरफ एक्सट्रीमिटी। यदि लाई ट्रांसफर है तो हेड और बटक्स। यदि इसको कंपेयर करेंगे फंडल से तो उसका प्रेजेंटेशन भी अपने पास अवेलेबल है, देख लेते हैं क्या था रिजल्ट अपने पास में। तो जब अपन कर रहे थे फंडल तो रिजल्ट ये थे कि लॉन्गिट्यूडिनल में हेड और बटक्स और ट्रांसवर्स में खालीपन। जबकि अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उस प्रेजेंट में अपन देख रहे हैं कि यहां लॉन्गिट्यूडिनल में बैक और एक्सट्रीमिटीज। तो यही कंपैरिजन है। क्वेश्चन क्रॉस किया जाता है। पूछता हूं मैं आपसे, यदि एक नर्स लियोपोल्ड सेकंड परफॉर्म कर रही है, यदि एक नर्स लियोपोल्ड सेकंड परफॉर्म करती है और रिजल्ट में उसे हेड बटक्स मिले, यदि एक नर्स लियोपोल्ड सेकंड करती है, रिजल्ट में उसे हेड बटक्स मिले, तो बताइए लाई कौन सी होगी? सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हेड बटक्स मिलते हैं, ये रहा, तो लाई कौन सी थी? ट्रांसवर्स। इसी सवाल में और थोड़ा अच्छापन डालते हैं। एक नर्स लियोपोल्ड सेकंड करती है, रिजल्ट में उसे हेड और बटक्स मिलता है, तो बताइए लियोपोल्ड फर्स्ट में उसे क्या मिलेगा? लियोपोल्ड सेकंड कर रही है, ये मिल रहा है, तो बताओ लियोपोल्ड फर्स्ट में क्या मिलेगा? तो बड़ा सिंपल है। आपने देख लिया लियोपोल्ड सेकंड में ये मिल रहा है, तो मतलब लाई ट्रांसफर है। और यदि लाई ट्रांसफर से तो फर्स्ट लियोपोल्ड में क्या मिलता था? ट्रांसफर में कुछ नहीं मिलता था, एम्प्टी रहता था। तो इस तरीके से इन दोनों लियोपोल्ड्स के कॉमन और क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहां देख, हेड को पहचानना आसान है, बटक्स को पहचानना आसान है, देख लिया हमने। हेड के लिए बोलते थे हार्ड, ग्लोब्यूलर, और बटक्स के लिए सॉफ्ट, इर्रेगुलर। ऊपर की तरफ चलें, इन्हें कैसे पहचानेंगे? तो बैक को कैसे पहचानते हैं? बैक अपनी पीठ, तो ये पीठ काफी वाइड एरिया है, पूरा चौड़ापन वाला एरिया है, वाइड। और यहां पर अपने पास में पूरे पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, तो हार्ड नेचर आएगा। हार्ड, वाइड, और पूरी बैक एक स्लोप बनाती है रेगुलर फिसल पट्टी जैसा, तो रेगुलर। तो 3 नेचर, हार्ड, वाइड, रेगुलर। हार्ड,
वाइड रेगुलर, वाइड वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसी से बैक आइडेंटिफाई होगी। तो बैक के लिए अपन मेंशन कर देते हैं, बड़ा इजी है कि आप कैसे दिखते हो, आप हार्ड हो, रीढ़ के हड्डे हो, आप काफी वाइड हो, बहुत बड़ा एरिया है, और रेगुलर हो। बात करें एक्सट्रीमिटीज को लेकर के, तो एक्सट्रीमिटीज दो अपर लिम्ब, दो लोअर लिम्ब और मल्टीपल जॉइंट्स, काफी सारी स्ट्रक्चर्स होती है। क्योंकि काफी सारी स्ट्रक्चर होती है तो एक्सट्रीमिटीज के लिए एक वर्ड यूज लेते हैं, टू मैनी पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट्स यहां बताए जाते हैं इसके लिए, एक्सट्रीमिटीज के लिए एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, बोल सकते हैं। तो एक्सट्रीमिटीज अपने पास में अपर लिम्ब भी है, लोअर लिम्ब भी है, ना केवल अपर लोअर लिम्ब, इसके अलावा यहां पर जॉइंट्स भी हैं, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है। इसीलिए एक्सट्रीमिटीज में वर्ड आता है टू मैनी पार्ट्स, बहुत सारे हिस्से, ऐसा कहा जाता है। तो पार्ट आइडेंटिफाई जिस लैंडमार्क से हो रहे हैं उनसे चीज बनती है। हेड के लिए हार्ड ग्लोब्यूलर, बटक्स के लिए सॉफ्ट इररेगुलर, बैक के लिए हार्ड वाइड, और एक्सट्रीमिटीज के लिए टू मैनी पार्ट्स। तो यहां तक के सेशन में अपन ने 4 लियोपॉड में से 2 लियोपॉड को अंडरस्टैंड किया है, फंडल को, अम्लाइकल को, और उनसे बनने वाले क्रॉस क्वेश्चंस को। अगली जो 2 ग्रिप हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जो नाम हैं कई बार उनसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाते हैं। बहुत बार आप देखेंगे उन दोनों ग्रिप के जो नए नए 3-4 नाम हैं, कैसे वो हमारे लिए सवाल प्रेजेंट करके आए हैं। तो आइए फोकस करते हैं अगली दोनों ग्रुप में एक साथ। सबसे पहले पढ़ेंगे उन दोनों के एक साथ अल्टरनेटिव नेम्स क्या क्या हैं, लियोपॉड 3rd एंड 4th। आइए बोर्ड पे सामने। तो अपने पास नेक्स्ट वन ग्रिप कैटेगरी में सबसे पहले सबसे सरल नाम लिख दो। सबसे सरल नाम 3rd का क्या होगा, LP 3rd, और सबसे सरल नाम 4th का क्या होगा, LP 4th। ये तो सिंपल नाम हो गए, एकदम सिंपलेस्ट वे में जो बताए जाते हैं, LP 3rd और LP 4th। अब इसके बाद बात करेंगे इनसे आगे। 3rd 4th बताना सिंपल है। कौन सी फर्स्ट पेल्विक है, सेकंड पेल्विक है, पावलिक है, ट्रू पेल्विक है, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज बता रहा हूं मैं। फीटल हेड को लेकर के 2 टर्म हैं, डिसेंट और एंगेजमेंट। डिसेंट और एंगेजमेंट, और ये जो टर्म है पेल्विस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की जाती। पेल्विस जो अपन ने पूरा पढ़ा है, इनलेट कैविटी आउटलेट वाला, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट एंगेजमेंट को एक्सप्लेन किया जाता है। यहां करके बता रहा हूं मैं, आप बड़ा टेंशन दीजिएगा वो चीज क्या क्या है। तो लेकर के आते हैं एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे। एग्जाम्पल के लिए ये यूटेराइन कैविटी, जहां बच्चा 9 मंथ के लिए अवेलेबल था, यूटेराइन कैविटी के नीचे पेल्विक कैविटी मेंशन की जाए तो पेल्विक कैविटी में ऐसे मैं लैंडमार्क्स बना देता हूं, ये ले लीजिए, ये पेल्विक कैविटी, और उस पेल्विक कैविटी में 3 पोर्शन, इनलेट कैविटी आउटलेट, मार्क कर देते हैं। माना कि जहां से स्टार्ट किया है अपन ने, ये पोर्शन इनलेट का हो गया, इसके नीचे वाला पोर्शन कैविटी का हो गया, और इसके नीचे वाला पोर्शन आउटलेट का हो गया, इनलेट कैविटी आउटलेट, और उसके बाद बच्चा बाहर एग्जिट हो जाता है, इनलेट कैविटी आउटलेट। एंगेजमेंट बताने के लिए एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है जिसे बोलते हैं ईस्चियल स्पाइन। पेल्विक बोनी स्ट्रक्चर को जब आपको एक्सप्लेन किया गया तो बताया था ईस्चियल स्पाइन पेल्विस में कहां होते हैं, तो वो आउटलेट में होते हैं। तो आउटलेट वाले एरिया में मैं आपके सामने बनाता हूं ये स्पाइन। तो ये ग्रीन मार्कर से जो इंडिकेटर है वो स्पाइन का है। एक पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा आपका डिसेंट एंगेजमेंट को लेकर के। ये सामने यूटेराइन कैविटी, ये नीचे पेल्विक कैविटी, ये 3 बार राइट करना, इनलेट कैविटी आउटलेट,
और ये एग्जिट हो गया। ये ग्रीन डॉट क्या है? ईस्टल स्पाइन। अब समझें सीन को बड़े आराम से। 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट करने के बाद जब एक फीटस यूटेराइन कैविटी से पेल्विक कैविटी में आएगा तो सबसे पहले इनलेट के पास जाएगा, इनलेट के बाद कैविटी में जाएगा, कैविटी के बाद आउटलेट में जाएगा। तो यहां पे लगातार बच्चा नीचे आ रहा है, यूट्रस से निकल के नीचे आ रहा है, और वो इसीलिए आ रहा है ताकि वो बाहर निकल जाए। तो लगातार नीचे आना कहलाता है डिसेंट। वो नीचे लगातार आता जा रहा था। मैं मार्क करके बताता हूं कि यहां पे बच्चा यूट्रस से पेल्विक इनलेट में आया, इनलेट से कैविटी में आया, कैविटी से आउटलेट में आया। सारे जो ब्लैक मार्कर हैं वो बता रहे हैं बच्चा नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है तो हो रहा है डिसेंट। जैसे ही वो इस लेवल पे आता है, ये लेवल स्पाइन वाला, तो बच्चा अटक जाता है, उसका हो जाता है एंगेजमेंट। और इस पॉइंट पे बच्चा फंस गया, अब और नीचे नहीं जा रहा। इससे और नीचे तभी जाएगा जब मदर को लेबर पेन आएगा। यूट्रस से पेल्विस में आना आसान है, पर पेल्विस में आकर जब फंस जाते हो, स्पाइन पे एंगेज हो जाते हो, तो वहां से नीचे आना मुश्किल है। वहां से नीचे तभी जाते हैं जब लेबर पेन आता है। माना कि जब फीमेल को लेबर पेन आएगा, उस दिन बच्चा इस स्पाइन से भी नीचे आके बाहर चला जाएगा, इस प्रकार से। तो यहां पर आप एक चीज फोकस करेंगे कि लगातार जो 4 ब्लैक मार्कर हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं नीचे 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 आने को, जिसे बोलते हैं डिसेंट। और जहां पर आप कुछ देर के लिए रुक गए थे, बिना लेबर के आगे नहीं बढ़े थे, उसे कहते हैं एंगेजमेंट। तो डिसेंट तो पहले भी था, एंगेजमेंट से पहले भी डिसेंट है, एंगेजमेंट के बाद भी डिसेंट है। वो तो यूनिवर्सल चीज हो गई, पर एग्जैक्टली लेबर के लिए जो लैंडमार्क है वो अपने पास में एंगेजमेंट वाला पोर्शन है। इससे अपने को क्या ध्यान रखने को मिलता है कि पहले डिसेंट होता है, फिर एंगेजमेंट होता है। जनरल आपसे एक्सप्लेनेशन में कुछ पूछा जाए तो जवाब देना पहले डिसेंट होता है और फिर बाद में एंगेजमेंट होता है। लेबर के अंदर जब आपको अलग से कार्डिनल मूवमेंट बताई जाएगी तो लेबर बोलेगा मैं तो कार्डिनल की बात करूंगा, कार्डिनल का मतलब है इंपॉर्टेंट। तो वहां ये वो कहता है लेबर कि मैं कब शुरू होता हूं, जब बच्चा फंस जाता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले तुम नीचे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यूट्रस से इनलेट में आए, कोई फर्क नहीं। इनलेट से कैविटी में आए, कोई फर्क नहीं। कैविटी से आउटलेट में आए, अटके, तब से लेबर स्टार्ट हुआ। तो लेबर की कार्डिनल मूवमेंट में एंगेजमेंट का स्थान पहले रखा जाता है, क्योंकि डिसेंट तो पहले भी था, बाद में भी है, चलता रहेगा, वो तो कॉमन हो गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अटकना। तो कार्डिनल मूवमेंट में पहला स्थान देते हैं एंगेजमेंट को, फिर डिसेंट को। और जनरली क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो पहले क्या होता है? डिसेंट। तो यह चीज आपको यदि यहां याद रह गई कि पहले डिसेंट और बाद में एंगेजमेंट, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन से ग्रिप को करने का पर्पस क्या है। पहले कौन सी ग्रिप कर रहे हैं? LP थर्ड। और बाद में कौन सी ग्रिप कर रहे हैं? LP फोर्थ। तो LP थर्ड में क्या पता लगाते हैं? डिसेंट का। और LP फोर में किसका पता लगाते हैं? एंगेजमेंट का। अब इस डिसेंट और एंगेजमेंट को हिंदी की 2 लैंग्वेजेस के अंदर मैं आपको बोलूंगा। वो लैंग्वेजेस क्या होने वाली है? वो लैंग्वेज है, डिसेंट का मतलब है आ रहा है, आ रहा है। एंगेजमेंट का मतलब होता है आ गया है। डिसेंट का मीनिंग है आ रहा है, और एंगेजमेंट का मतलब आ गया। एक सिचुएशन में आप वेट कर रहे हैं, आ रहा है, और एक में वेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आ चुका है। तो यहां पर यह चीज, ये देखने वाली बात है, समझाया गया। जनरली डिसेंट पहले हुआ, फिर एंगेजमेंट हुआ। लेबर को साइड में रखें, लेबर में कार्डिनल में पहले एंगेजमेंट यूज लेते हैं। यहां कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहां मुझे नंबर देना है फर्स्ट पेल्विक और सेकंड पेल्विक, फर्स्ट पेल्विक और सेकंड पेल्विक। तो वहां पे ऐसा अजम्पशन दिया गया कि ये मेरे स्पाइन थे और बच्चा ऐसे नीचे आना था।
यहां आ जाता तो बोलता एंगेजमेंट है, और ये चीज देखने को मिलती तो बोलता मैं डिसेंट है। तो इसमें क्या होता है, आप यहां पे चेक करके आते हैं। क्या चेक करके आते हैं? एंगेजमेंट। हम गए एंगेजमेंट चेक करने। यदि एंगेजमेंट हो गया मतलब बच्चा अटक गया, तो आप क्या नहीं देख पाए? डिसेंट नहीं देख पाए। यदि बच्चा आउटलेट में आ गया तो आप ये देख ही नहीं पाए कि वो यूट्रस से इनलेट में कब आया, इनलेट से कैविटी में कब आया, तो आप देख ही नहीं पाए। और यदि आप एंगेजमेंट देखने गए और पता चला एंगेजमेंट नहीं हुआ, तो उसका मतलब डिसेंट होना भी बाकी है। तो आप पहले क्या करेंगे? डिसेंट देखेंगे, एंगेजमेंट। ये बात कंफर्म है पहले डिसेंट होता है, लेकिन आप पहले कंफर्म क्या करके आते हो? एंगेजमेंट करके आते हो, उसको देख करके आते हो। यदि एंगेजमेंट हो गया तो अब डिसेंट का मतलब नहीं है, और एंगेजमेंट नहीं हुआ तो डिसेंट का मतलब है। डिसेंट का मतलब होता है इंतजार करना, और एंगेजमेंट का मतलब होता है इंतजार नहीं करना। अब इस लाइन को लाइफ में सिंपली अप्लाई करेंगे तो चीज काम आएगी। कैसे? तो देखें, आप भी यदि सामने वाले किसी पर ट्राई मारना चाहते हैं, किसी का वेट करना चाहते हैं, तो आप उसका स्टेटस चेक करें। सोशल मीडिया फेसबुक पे जाकर के उसका स्टेटस चेक करें, उसने क्या लिखा हुआ है, सिंगल या एंगेज्ड। यदि एंगेज लिखा हुआ है तो मतलब ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई मारना बेकार, उसका वेट नहीं करेंगे। आपके पास गलती से रिक्वेस्ट आई, आपने प्रोफाइल में देखा वो एंगेज्ड है, तो आपने ट्राई नहीं मारा। यदि आप देखते हैं सिंगल है, तो अब तक शायद 10 हाय हेलो के मैसेज भेज चुके होते। तो हम एफर्ट कब करते हैं, हम ट्राई कब करते हैं, हम प्रयास कब करते हैं? जब एंगेज नहीं है। हम किस पर ट्राई नहीं करेंगे, किसका वेट नहीं करेंगे? जो एंगेज है। तो यही चीज सामने आती है कि आप पहले क्या चेक करते हैं? एंगेजमेंट चेक करके आते हैं, जिससे हमें पता लगता है हम ट्राई करें या नहीं। तो जो काम पहले करते हैं उसे बोलेंगे फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, और जो बाद में करते हैं उसे बोलेंगे सेकंड पेल्विक ग्रिप। जो पहले किया वो फर्स्ट पेल्विक, जो बाद में किया वो सेकंड पेल्विक। पहले क्या किया? एंगेजमेंट किया, हो गया तो ट्राई नहीं हुआ तो ट्राई करेंगे। इसीलिए इसी बेस पे एलपी फर्स्ट और एलपी सेकंड के जो दूसरे नाम है, अब मैं सामने बोर्ड पर देने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। इसे पहले किया था तो इसे बोलते हैं फर्स्ट पेल्विक, और इसे बाद में किया तो इसे बोलते हैं सेकंड पेल्विक। यही एक बहुत जानकारी वाली जानदार बात है। ये पहले किया तो फर्स्ट पेल्विक, वो बाद में किया तो सेकंड पेल्विक। और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैं अब एक और प्रेजेंट कर रहा हूं, आंसर आप सोच के दीजिएगा। एलपी थर्ड एलपी फोर पर डिपेंड है या एलपी फोर एलपी थर्ड पर डिपेंड है? एलपी थर्ड एलपी फोर पर डिपेंड है या एलपी फोर एलपी थर्ड पर डिपेंड है? तो सिंपल सा आंसर है कि एलपी फोर पे डिपेंड एलपी थर्ड है। यदि एलपी फोर किया और एंगेजमेंट मिल गया तो एलपी थर्ड खत्म, नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए पहले एलपी फोर करें फिर बाद में थर्ड करें, इसलिए नाम दिए सेकंड पेल्विक फर्स्ट पेल्विक। और अब इनका फाइनल एक एक नाम और होता है, इसे कहते हैं अपन पावलिक, और इसे किया पहली बार इसलिए बोलते हैं ट्रू पेल्विक। बिल्कुल दोस्तों, यदि याद रहेगा ये तीन नाम तो नहीं गलत होगा। एक भी सवाल हमारे लियोपोल्ड के जो थर्ड और फोर्थ ग्रिप से पूछे जाते हैं, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लेके आते हैं एलपी थर्ड एलपी फोर के अंदर नाम। फंडल का नाम एलपी फर्स्ट बड़ा सिंपल है याद करना। एलपी सेकंड के नाम अम्बलाइकल लैटरल, ये भी बड़ा सिंपल है याद करना। पर एलपी थर्ड फोर के नाम फर्स्ट पेल्विक सेकंड पेल्विक पावलिक पेल्विक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताए गए। ये इंफॉर्मेशन देता अपने को डिसेंट के बारे में, और इसने इंफॉर्मेशन दी अपने को एंगेजमेंट के बारे में। अब देखेंगे इनका एक्स्ट्रा थिंग और एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन क्या क्या होता है। तो अब अलग से बात नोटिस करने की लाएं, तो भाई अलग से क्या छुपा हुआ है, तो अलग से अपन नाम लिखते हैं एलपी थर्ड। अलग से बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बताई, ये किसके बारे में बताती है? डिसेंट के बारे में बताती है। और सबसे मजेदार बात यह है इसके अंदर कि पहली बार, जी हां फर्स्ट टाइम यूज किसका होता है? सिंगल हैंड का। अभी तक आप देख रहे थे चाहे फंडल ग्रिप हो
या लेटरल ग्रिप हो, एग्जामिनर के दोनों हाथ यूज में आए थे, पर पहली बार ऐसा होगा जब एग्जामिनर का एक हाथ यूज में आएगा। इसका प्रेजेंटेशन बोर्ड पे अवेलेबल है कुछ इस तरीके से। यह देखिए, ये रही अपने पास में एलपी थर्ड। पहली बार एग्जामिनर का एक हाथ यूज में आ रहा है पेल्विक वाले एरिया में, लोअर पोल में, पेल्विक वाले एरिया में, इसलिए पेल्विक ग्रिप, और सिंगल हैंड है, ओनली वन हैंड यूज्ड है, इसलिए नाम दिया है इसको अपने पास पावलिक। किसी भी ग्रिप में पहली बार एक हाथ का यूज इसी में है। इसके अलावा हर ग्रिप में एग्जामिनर के दो हैंड होते हैं, तो यहां पे मेंशन कर दिया सिंगल हैंड एलपी थर्ड के लिए। बात करें अगली ग्रिप जो नाम दिया गया अपन को एलपी फोर। एलपी फोर में मैंने एक चीज बोली आपको कि एंगेजमेंट का पता लगाते हैं। तो एंगेजमेंट जब होता है तो ना केवल एंगेजमेंट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंगेजमेंट मतलब बच्चे का सर फिक्स हो गया, सर फिक्स हो गया, या कोई भी फिटल पार्ट फिक्स हो गया। फिक्स हो गया मतलब प्रेजेंटेशन पता चल गया। कहां फिक्स हुआ, पोजीशन पता चल गई। कैसा फिक्स है, फ्लैक्स है या एक्सटेंड है, एटीट्यूड पता चल गया। एक नहीं, चार चीज। एंगेज होते ही सब कुछ पता चल जाता है। डेफिनेटली बात है, आप भी सब कुछ पता करने के बाद ही किसी की एंगेजमेंट करते हो, रास्ते ज्यादा पकड़ के नहीं करते हो। तो एंगेजमेंट होने का मतलब है मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिलना। तो एलपी फोर में एंगेजमेंट होते ही मल्टीपल इंफॉर्मेशन, एंगेजमेंट होते ही प्रेजेंटेशन पता चल गया, प्रेजेंटेशन से पोजीशन पता चल गई, पोजीशन से एटीट्यूड पता चल गया। तो एक नहीं, पांच चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो एलपी फोर इज इक्वल टू नॉलेज का भंडारा, तो बोलेंगे मल्टीपल इंफॉर्मेशन। और यहां से हर सवाल का एक ही जवाब निकल के आ जाएगा। आपसे कितनी चीजें पूछे, जवाब एक देना है। आपसे बोले एंगेजमेंट कौन बताएगा, आंसर लियोपोल्ड फोर। प्रेजेंटेशन कौन बताएगा, आंसर लियोपोल्ड फोर। पोजीशन कौन बताएगा, आंसर लियोपोल्ड फोर। एटीट्यूड कौन बताएगा, आंसर लियोपोल्ड फोर। इन सभी के जवाब लियोपोल्ड फोर हैं। फिर ऑप्शन में चाहे लियोपोल्ड फोर हो, फर्स्ट पेल्विक हो या ट्रू पेल्विक हो, फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, एंगेजमेंट, पोजीशन कौन बताता है, लियोपोल्ड फोर या फर्स्ट पेल्विक या ट्रू पेल्विक, एक ही बात है। तो इस प्रकार से ये चीजें। अब देखते हैं लियोपोल्ड फोर करते कैसे हैं और उसके रिजल्ट क्या होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, लियोपोल्ड फोर में एंगेजमेंट पता लगाते हैं तो रिजल्ट दो हो सकते हैं, या तो एंगेजमेंट हुआ है या एंगेजमेंट नहीं हुआ। तो इसका प्रेजेंटेशन देखें सामने बोर्ड की तरफ। हमने परफॉर्म करी लियोपोल्ड फोर, तो परफॉर्म करी पहली बार ऐसे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जिस प्रकार लियोपोल्ड थर्ड में पहली बार सिंगल हैंड का यूज था, उस प्रकार लियोपोल्ड में फोर में पहली बार हाथों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। यह गौर करने वाली बात है। अभी तक फंडल में हाथ ऊपर, अम्लाइकल में हाथ ऊपर, पावलिक में हाथ ऊपर, पहली बार हाथ नीचे पैरों की तरफ लियोपोल्ड फोर में है पहली बार। तो यदि एग्जाम में ऐसा डायग्राम आए जब दोनों हाथ नीचे की तरफ हो, दोनों हाथ नीचे की तरफ, आंसर देना है लियोपोल्ड फोर, ट्रू पेल्विक या फर्स्ट पेल्विक। अब इसका रिजल्ट देखें। हाथ नीचे तो कर लिया, रिजल्ट दो होते हैं, या तो एंगेजमेंट हो गया या एंगेजमेंट नहीं हुआ। इस चीज को हाथों से बताते हैं। यदि एंगेजमेंट नहीं हुआ तो दोनों हाथ आएंगे पास पास, और यदि एंगेजमेंट हो गया तो दोनों हाथ जाएंगे दूर दूर। यदि एंगेजमेंट हो गया तो बच्चे का सिर है, आप दोनों हाथ लेकर जा रहे थे, नीचे बच्चे का सिर बोला, नीचे मैं हूं, हाथ दूर करो, दूर चले जाओ, दूर डायवर्जन। बच्चे का सिर बोल रहा है मैं भी नहीं हूं, दोनों हाथ पास में आ गए, नजदीक आ गए, कन्वर्जन। कन्वर्ज होना एंगेजमेंट नहीं है, डायवर्ज होना एंगेजमेंट। ये चीज लिखी गई है अपने सामने पास में, कन्वर्ज, और ये चीज यहां पर बताई गई है डाइवर्ज। वो किस पे डिपेंड है, एंगेजमेंट हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। ये भी बड़ी सिंपल चीज है, मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप कौन सी वाली के पास जाएंगे और कौन सी वाली से दूर भागेंगे? पास किसके जाएंगे,
जिसका एंगेजमेंट नहीं हुआ। दूर किससे भागेंगे? जिसका सब कुछ हो गया। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, मैंने कहा हाथ पास में आ गए, पास में किसके आएंगे? मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ। दूर चले गए, एंगेजमेंट हो गया। तो डाइवर्स का मतलब हो गया, कन्वर्स का मतलब नहीं हुआ। ये दो रिजल्ट लेकर के आती है लियोपोल्ड 4। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन के साथ में अपन बोल सकते हैं हम हमारी सारी ग्रिप को प्रेजेंट कर चुके हैं। आज का टॉपिक अपने पास फर्स्ट अवेलेबल था, वो था हमारे पास पेल्विक ग्रिप्स। 4 ग्रिप्स थी, उन सबके सिंपल नाम, उन सबका मेजरमेंट और उन सबका असेसमेंट। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देखे आप लोगों ने, उस जनरल इंस्ट्रक्शन में शामिल किए गए कि ये जो ग्रिप है 28 वीक के बाद करनी है, क्योंकि पार्ट पाल्पेशन 20 पेयर और आइडेंटिफिकेशन 28 के बाद होता है। ना केवल इतना, उसमें ऐड किया गया कि जो पोजीशन है डॉर्सल रिकम्बेंट होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन यूरिनेशन का होना चाहिए, पाल्पेशन टेक्निक होती है। स्टार्टिंग की जो 2 ग्रिप थी, फंडल और अम्बलाइकल ग्रिप, उनके रिजल्ट लाई के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, जिन्हें आपस में रिलेट किया गया। LP3 और LP4 अदर नेम से फेमस है, उन्हें यहां जाना गया। बात करते हैं यहां पर सामने बोर्ड पे अवेलेबल एक और इंपॉर्टेंट टूल की। वो टूल अपने पास क्या है? ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फंडल हाइट को लेकर के। फंडल हाइट भी अपन ने रिलेट किया था इस टॉपिक के अंदर, तो बात कर लेते हैं इसकी। फंडल हाइट, यूट्रस एक पेल्विक ऑर्गन होता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है वो लगातार ऊपर बढ़ता जाता है, और ऊपर जब बढ़ता जाता है तो पूरे एब्डोमेन को कवर करता है। 3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होते हैं कि स्टार्ट कहां से हुआ और पहुंचा कहां तक। उन तीनों को बोर्ड पर मैं मेंशन करना चाहूं तो देखेंगे, स्टार्ट हुआ इस प्यूबिस से 12 वीक, ये चीज पहुंचा सेंटर में अम्बलाइकस पे 24 वीक, और ये अपना लास्ट मार्कर है जिफॉइड का 36 वीक। बोर्ड पर जितने 3 डॉट बनाए गए हैं वो लैंडमार्क्स हैं कि कैसे एक फंडल हाइट अलग अलग वीक पे सिचुएट होती है। स्टार्ट होती है 12 वीक पे, मिडिल होता है 24 पे और एंड होता है 36 पे। बड़ा सिंपल है, 12 का पहाड़ा 3 बार, 12 का पहाड़ा 3 बार, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। 12 पे कहां पे? जस्ट पेल्विस के ऊपर। पहली बार पेल्विस के मैदान को छोड़ करके एब्डोमेन की तरफ जाना, पहली बार पेल्विस के मैदान को छोड़ के एब्डोमेन की तरफ जाना। 24 पे एट अम्बलाइकस सेंटर में होना, 36 पे एकदम फाइनल जिफॉइड पे होना। इन तीनों के नाम यदि मेंशन करना चाहूं, ये टॉप पोर्शन है जिफॉइड। आपसे पूछे जिफॉइड पे कितने वीक पे, आंसर देंगे 36। ये है सेंटर अम्बलाइकस, पूछे सेंटर अम्बलाइकस में कितने वीक पे, आंसर देंगे 24 वीक। ये है अपने पास प्यूबिस, पहली बार पेल्विस से बाहर कब निकलेगी? 12 वीक पे। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उन तीनों के जवाब। पहली बार प्यूबिस से बाहर 12 वीक, पहली बार सेंटर में अम्बलाइकस पे 24 वीक, पहली बार ठेठ ठिकाने पे अपने पास जिफॉइड 36 वीक। अब यहां पे अगला सवाल, अगला सवाल बहुत कॉमन है कि वो कौन कौन से वीक है जब हाइट इक्वल होती है, कौन कौन से वो वीक हैं जब हाइट इक्वल होती है। तो सामने बोर्ड पर देखें, इक्वल को बताने वाला अपने पास कौन है प्यारा? वो ये रहा, 32 और 40। हाइट इज इक्वल, फंडल हाइट 32 और 40 वीक पे इक्वल होती है। तो एग्जामिनर पूछता है जब ये इक्वल है तो डिफरेंस कैसे करेंगे? डिफरेंस कैसे करेंगे? तो यहां एक बहुत विशेष जानने वाली बात है। यूट्रस लगातार ऊपर बढ़ता है लास्ट 36 वीक तक। जब प्रेगनेंसी होती है बच्चा नीचे से ऊपर 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 ऊपर, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, इसे लेबर कहेंगे, डिसेंट कहेंगे, एंगेजमेंट कहेंगे, जब पैदा होने के लिए इसको वापस नीचे आना पड़ेगा, बैक गियर। प्रेगनेंसी के 9 महीने लगा रहे थे आप टॉप गियर, और लेबर के लिए लगाना पड़ता है बैक गियर। तो वो इंपॉर्टेंट है कि यदि वो बच्चा पेल्विस में नीचे की तरफ आ गया, पेल्विस में नीचे की तरफ आ गया मतलब लेबर के आसपास आ गया, तो वीक 40 है।
और पेल्विस खाली है, मतलब बच्चा ऊपर है, तो वो वीक 20 है। तो कहने का मतलब 32 और 40 पे हाइट इक्वल है, पर डिफरेंस किसने किया? डिफरेंस किया कि 32 पे बोलेंगे नो एंगेजमेंट। आप चेक करके आइए, यदि एंगेजमेंट नहीं हुआ तो वो वीक 32 है, और 40 के लिए बोलेंगे यस एंगेजमेंट। यदि बच्चा पेल्विस में है तो वो वीक 40 है। ये सवाल बहुत कॉमन है, RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2015 के अंदर पूछा गया था कि जब फंडल हाइट 32 और 40 वीक पे इक्वल होती है तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? जवाब देना है, यदि एंगेजमेंट हो गया तो वीक 40 है, और नहीं हुआ तो वो वीक हमारे पास कौन सा है? 32। इस बात से हमें यह भी मिलता है आइडिया कि मैक्सिमम हाइट 36 वीक तक जाती है। अगला और लास्ट सवाल वो ये, कितने वीक पे कितना सेंटीमीटर का यूट्रस होता है? कितने वीक पे कितने सेंटीमीटर का पूछते हैं। 12 वीक पे कितने सेंटीमीटर, 24 वीक पे कितने सेंटीमीटर, 36 वीक पे कितने सेंटीमीटर। तो एक बड़ा सिंपल सा आंसर देना होता है आपको वहां पे, और वो आंसर क्या देना होता है कि जितने वीक उतने सेंटीमीटर। इससे सरल कुछ नहीं है, जितने वीक उतने सेंटीमीटर। तू पूछेगा 20 वीक, मेरा जवाब होगा 20 सेंटीमीटर। तो बोलेगा 28 वीक, मेरा जवाब होगा 28 सेंटीमीटर। और इसमें मैक्सिमम वेरिएशन होता है 2 सेंटीमीटर का, इससे ज्यादा नहीं। लास्ट और फाइनल चीज कि ये यूट्रस की हाइट मैक्सिमम कितनी होती है? तो मैक्सिमम होती है अपने पास 35 सेंटीमीटर। यदि कोई ऐसा सवाल ऑप्शन में आए जिसमें सेंटीमीटर 35 से ऊपर बताए, मतलब वो गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर। तो बनने वाले सभी प्रकार के सवाल फंडल हाइट के बोर्ड पे अवेलेबल है, उन्हें देखें। सबसे पहले सवाल बनेंगे 3-12 का पहाड़ा। पहली बार प्यूबिस से ऊपर 12 वीक, पहली बार अम्बलाइकस पे 12 दूना 24 वीक, पहली बार लास्ट जिफॉइड पे 12 36 वीक। अगला सवाल, कौन कौन से वीक पे हाइट इक्वल है? 32 और 40। कौन कौन से वीक पे हाइट इक्वल है? 32 और 40। अंतर कैसे करोगे? एंगेजमेंट हो गया तो 40 वीक, नहीं हुआ तो 32 वीक। अगला सवाल, कितने वीक पे कितना सेंटीमीटर? जितना वीक उतना सेंटीमीटर। मैक्सिमम रेंज कितनी? 35 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट थ्योरेटिकल डिस्कशन अपने पास अवेलेबल था ग्रिप्स का, और लास्ट में ऐड करी गई हाइट का। आ जाइए उन सभी MCQs पे जो आपसे पूछे गए थे एट द स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर। क्या हम उन्हें इजिली सॉल्व कर पाने में पॉसिबल हैं? फर्स्ट वन देखिए, फंडल ग्रिप क्यों करते हैं? पर्पस था, मैंने कहा था एज इट इज लाइन आएगी। लाइन क्या आएगी? टू नो व्हाट इज इन द फंडस। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, फर्स्ट नंबर ही है, टू नो द फीटल पार्ट एट द फंडस। आगे देखिए नेक्स्ट वन क्या पूछना चाहता है, पावलिक ग्रिप को और क्या बोलेंगे? पावलिक ग्रिप कौन सी थी? लियोपोल्ड थर्ड। 3 नाम, लियोपोल्ड थर्ड, सेकंड पेल्विक, पावलिक। ऑप्शन देखते हैं यहां पे सामने, सेकंड पेल्विक बोलते हैं और थर्ड लियोपोल्ड बोलते हैं। तो आंसर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन आ जाइए इस पे, प्रेजेंटेशन, ना केवल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, पोजीशन, एंगेजमेंट, सब कुछ कौन बताता था? लियोपोल्ड 4, फर्स्ट पेल्विक, ट्रू पेल्विक। देखते हैं आंसर क्या जाने वाला है। यहां आंसर जाएगा डी, पेल्विक ग्रिप। नेक्स्ट वन, फीटल पोजीशन सेम है, मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले, पोजीशन का आंसर भी क्या जाएगा? लियोपोल्ड 4। कहां पर है वो? सामने, डी, पेल्विक ग्रिप। नेक्स्ट वन MCQ, इधर देखें, लियोपोल्ड 4 को और क्या कहा जाता है? जैसा मैंने कहा इन सारे ग्रिप्स के जो MCQs होते हैं इनके दूसरे नाम से ज्यादा बहुत पूछे जाते हैं, मिलेगा आपको भी गाइड और किताबों में। तो यहां पर फिर एक बार लियोपोल्ड 4 का दूसरा नाम, क्या आंसर जाएगा अपने पास में? फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, डी आंसर। नेक्स्ट वन, इस पे आइए, फोर्थ मैनेवर करने का पर्पस क्या है? बहुत सारे पर्पस हैं, तो यहां पे देख लीजिए लास्ट वन जो मेन पर्पस था उसे राइट मार दीजिए एंगेजमेंट को लेकर के, कि एंगेजमेंट हुआ या नहीं। आगे बढ़े अपन इस क्वेश्चन पे, यहां देखनी है आप नॉर्मलिटी। जैसा मैंने कहा यह चीज बताना चाहती है कितने वीक पे कितना सेंटीमीटर। अभी बात हुई है जितने वीक उतना सेंटीमीटर, पर कोई सवाल 35 सेंटीमीटर से ऊपर जाए तो वह गलत है। पहली बार जो गलती है उसी को पकड़ लो। तो देखिए 30 सेंटीमीटर हो सकता है, 34 सेंटीमीटर हो सकता है, 36 38 नहीं हो सकता।
पर पहली गलती आपने कहां कर दी? 36 पे। तो यहां आपको डाउट वाला आंसर देना है ऑप्शन नंबर सी। गलत डी भी है, पर आप पहली गलती पे रुक जाएं, आगे ना बढ़े। नेक्स्ट वन इधर देखें, अम्लाइकस पे कब पहुंचा? 24 वीक पे। कहां ऑप्शन में? सी, 22 24। नेक्स्ट वन, ये अपने पास एक सेशन है, प्रेगनेंसी साइन में आएगा, जो मैं बता रहा था आपको कि 36 वीक तक ऊपर जाता है, फिर बैक गियर लगाता है, उससे लाइटनिंग बोलते हैं। प्रेगनेंसी साइन में से एक्सप्लेन करूंगा मैं, फिलहाल इसका आंसर यहां पे बी लाइटनिंग है, इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। इधर देखें, हेड एंगेजमेंट। ये हेड एंगेजमेंट होता है कब? हेड एंगेज कब होगा? अपन ने देखा 32, 36, 40, तो मतलब 36 के बाद। 32 पे भी अपन पेल्विस में नहीं होते हैं, 36 पे ऊपर होते हैं, और 36 के बाद नीचे जाते हैं, तो एंगेजमेंट भी कब होगा? 36 के बाद। तो रेंज देखें अपन, कब होगा वो एंगेजमेंट? नंबर ए, 36 के बाद, 36 to 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन, ये आ जाइए, डिसेंड। डिसेंड का पता, लियोपोल्ड थर्ड, सेकंड पेल्विक, पावलिक। ऑप्शन ढूंढे कहां पर है? ये रहा, पेल्विक 2, डी आंसर। नेक्स्ट वन अपने पास ये 8 वीक पे। अब 8 वीक पे बता रहे कब कहां पे होगी हाइट? हमने देखा हाइट 12 वीक के बाद तो शुरू होती है, तो मतलब 8 वीक पे कहां है? पेल्विस के अंदर ही है, प्यूबिस के नीचे ही है, तो ढूंढ लेते हैं कहां पर होगा। बिलो प्यूबिक, नियर नेवल, तो सिंपल आंसर है बिलो प्यूबिक। नेवल का मतलब अम्लाइकस है, वहां तो पहुंचेगी ही नहीं। प्यूबिस की बात मान सकते हैं, प्यूबिस से ऊपर 12 वीक के बाद होती है, तो नीचे कहां पे होगी? बिलो प्यूबिक, ए आंसर। लास्ट वन क्वेश्चन ये अवेलेबल, जिफॉइड स्टर्नम टॉप पे कितने वीक पे थी? 36 वीक पे, तो आंसर डी। तो ये सारे वो प्रैक्टिस एमसीक्यू जो आज के लेक्चर से पहले आप सबको इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरू की 2 ग्रिप आपस में कोरिलेट, लास्ट के 2 ग्रिप आपस में कोरिलेट, और मिलने वाली मल्टीपल इंफॉर्मेशन। चलते हैं आगे की तरफ, और फिर देखते हैं कि कल एक नई सुबह हमारे लिए कौन सा एक नया लेक्चर लेके आएगी। अगली मुलाकात होगी ऐसी इंफॉर्मेशन भरे एक और नए टॉपिक के साथ, प्रेगनेंसी साइन को लेकर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।